नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम जोन ऑफ भारत में आप इस वक्त मेरे साथ हैं अंकित त्यागी के, और मैं इस वक्त मुंबई से आपके साथ जुड़ रहा हूं। क्यों मुंबई में, और मुंबई में हूं कहां पर? बांद्रा ईस्ट में एक बहुत ही व्यस्त चौराहे पर एक ये घर है, और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर इस वक्त मुंबई में मचे हुए सत्ता का जो सियासत का भूचाल है उसका एक केंद्र है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे रहते हैं, और उद्धव ठाकरे के लिए ना सिर्फ अपनी सरकार को बचाना, पार्टी को बचाना, अपनी साख को बचाना, उसकी जंग जो वो लड़ रहे हैं, वो इस घर से एक बड़ा प्रमुख शिव सैनिकों के लिए जो जुड़ाव है, जो शिव सैनिकों का इस घर से लगाव है, अब उसकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। लगातार आज सुबह से राजनीति रंग बदल रही है। बार बार दोनों तरफ से बयान आते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हर व्यक्ति यही बात कर रहा है। और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक लगातार मेरे और सहयोगी हम लोग सब खड़े होकर आपको एक एक मिनट की खबर दे रहे हैं। तो पूरी कहानी आज सुबह से शाम तक क्या हुई, क्या क्या प्रमुख बातें रही, किधर कौन जा रहा है, ये सब आपको बताएंगे। और इस पूरे कहानी में सूत्रधार मेरे सहयोगी जो होंगे, अमित जुड़ेंगे हमारे साथ गुवाहाटी से। एकनाथ शिंदे कैंप जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, एक एक करके उनके पास एमएलएज की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका आगे का खेल क्या है अमित बताएंगे हमें। साथ ही साथ मेरे साथ गौरव जुड़ रहे हैं, 2 दिन से यहाँ पर हैं, इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हैं। वहाँ पर बीजेपी जो अब तक पूरी शांति बनाए हुए है, वो शांति में कर क्या रही है, उसका खेल क्या है, गौरव हमें थोड़ा समझा देंगे। उसके बाद हमारे पास जुड़ रही हैं रंजीता भी हमारे साथ हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ेंगी शिवसेना भवन से, और वो हमें, रंजीता सह्याद्री में है इस वक्त। सह्याद्री में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने वाली है। किस बयान के बाद कांग्रेस में थोड़ी हलचल मची हुई है वो रंजीता आपको बताएंगी। और मेरे साथ शिवानी जुड़ रही हैं, एनसीपी यानी कि महा विकास अघाड़ी का जो तीसरा बड़ा घटक दल है एनसीपी, वाईबी चौहान सेंटर जहां पर एनसीपी की मीटिंग होने वाली है, वहां से शिवानी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक एक करके आपको सबके पास ले चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त आ रही है, संजय राउत ने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में संजय राउत ने कहा है कि बातचीत से ही रास्ता आगे निकलेगा। संजय राउत इसमें बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, बातचीत करिए, वापस आइए, घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आपको याद होगा कि सुबह शिंदे कैंप से एक चिट्ठी आई थी, उन्होंने कहा कि वर्षा में 2.5 साल तक हमें अंदर बुलाया भी नहीं गया। संजय राउत का ट्वीट आया, उन्होंने कहा घर के रास्ते खुले हुए हैं, वापस मुंबई आइए, बात कीजिए हमसे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि महाराष्ट्र में किसी के दबाव में गद्दारी मत करो, वापस महाराष्ट्र के लिए काम करो। संजय राउत का ये ट्वीट अभी अभी आया है, और इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो संजय राउत ने बयान दे दिया था उससे काफ़ी राजनीतिक हलचल मच गई थी। मैं सीधे इस वक्त आपको लेके चलता हूं मेरी सहयोगी रंजीता के पास, जो कुछ देर पहले वहां पर थी, शिवसेना भवन में भी थी। रंजीता, क्या मायने लगाए जाएं इसके? एक तरफ संजय राउत ने कहा कि देखिए, अगर वो चाहते हैं कि हम अघाड़ी से बाहर चले जाएं तो हम वो भी कर लेंगे। अब कह रहे हैं वापस आओ, बात करो, रास्ता खुला हुआ है। अंकित, देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और संभावना हर पार्टी तलाश रही है अपने लिए। संजय राउत का बयान भी इसी तरह से है। कल तक शिवसेना जिस बात पर डटी हुई थी कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, और जो गठबंधन पहले से सरकार की तरफ से चल रहा था उसी तरह का गठबंधन आगे भी चलेगा। लेकिन 24 घंटे में राजनीति कुछ इस तरह करवट बदली कि वही संजय राउत अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि नाराज एमएलए अगर ये चाहते हैं कि अघाड़ी गठबंधन की जो सरकार है और जो एनसीपी और कांग्रेस है इसके साथ अगर टूट करनी है तो हम वो भी करने को तैयार है। तो ये तमाम चीजें संजय राउत की तरफ से। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे जो महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस के प्रभारी थे, वो दिल्ली में बयान देते हैं, लेकिन उनका बयान सधा हुआ दिखा। उन्होंने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों एक साथ खड़े हैं, यूनाइट खड़े हैं, और जिस तरह से बीजेपी इस तमाम साजिश रच रही है इसको बेनकाब करने का काम तीनों ही पार्टियां करेंगी। फटाफट बताते
बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी और भी हैं और आपके पास वापस भी मुझे आना है। कांग्रेस क्या कर रही है उसके ऊपर सोचने के लिए एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूं। इस वक्त की 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 6 बजे आपके लिए लेकर आया हूं इस पूरे मामले पर। भाई साहब की गाड़ी जाने दीजिए वरना हमारे चक्कर में ये यहाँ फंस जाएंगे। लेकिन दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त की है, बड़ी खबर, 3 और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, जिसमें संजय राठौर, दादाजी भाउसे और रविंद्र फाटक हैं। ये बताया जा रहा है हमारे पास, टाइम्स ऑन भारत के पास, जिस फ्लाइट में सूरत से वो उड़े हैं उसका फ्लाइट मैनिफेस्ट भी है। तो 3 विधायक और पहुंचने वाले हैं गुवाहाटी एकनाथ शिंदे कैंप की ताकत को बढ़ाने के लिए। और इसमें सीधे अमित के पास चलते हैं। अमित, खास बात ये भी है कि एकनाथ शिंदे कैंप की ताकत तो इन 3 से बढ़ेगी। जो अमित फाटक हैं, रविंद्र फाटक हैं, रविंद्र फाटक को तो उद्धव ठाकरे कैंप ने वहां पर बातचीत करने के लिए भेजा था, अब वो भी जाके बैठ गए हैं रेबल कैंप में। जी हाँ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये, क्योंकि रविंद्र पाठक वो नाम है जिनको भेजा गया था मिलिंद नार्वेकर के साथ जब वो सूरत में थे और की कोशिश की जा रही थी कि उनको मनाने के लिए। उस वक्त वो दोनों पहुंचे थे, जिनको बाद में मौका नहीं दिया गया था, अंदर बात नहीं हो पाई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जो 37 का जो मैजिक फिगर के लिए जो दावा किया कि 37 हमारे साथ है, तो 35 टाइम्स ऑफ नवभारत ने बाकायदा लिस्ट दिखाई थी और उसमें 36वां नाम जो था वो दादाजी भूसे का था और 37वां नंबर राठौर का था। तो वो दोनों पहुंचने वाले हैं। ये दोनों जो हैं ये एमएलए हैं। जो रविंद्र फाटक हैं वो एमएलसी हैं। तो इसमें अगर ये पहुंच रहे हैं, इनके कैंप में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो मायने हैं वो दोनों का है। और जो 37 का आंकड़ा था, और शायद यही वजह है कि जब 37 के आंकड़े को ये छूने में सफल हो गए हैं, तब जाकर बीजेपी में भी हलचल शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में वो 2 विधायक आ जाएंगे और इसके बाद जो चिट्ठी लिखने की जो परंपरा, जो प्रक्रिया होगी, जो कि राज्यपाल को लिखना है, विधानसभा के उपसभापति को लिखना है कि वहाँ पर अलग गुट के रूप में बात करेंगे या फिर समर्थन वापसी करेंगे, तो वो तब होगा जब 37 का जो आंकड़ा है वो आ जाएगा, जिससे ताकि आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सके। तो ये बड़ी खबर कि थोड़ी देर में 3 शिवसेना के विधायक पहुंचने वाले हैं यहाँ होटल में। और ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। लगातार आपको अगर लग रहा होगा मैं अपना फ़ोन क्यों देख रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं कि लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। एनसीपी के विधायकों की मीटिंग, ब्रेकिंग नंबर 3 आपको बताता हूं इस वक्त की। एनसीपी के विधायकों की मीटिंग जारी है, शरद पवार की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इस वक्त ये लगातार देखने को मिल रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना क्या इसमें, खासतौर से महाआघाड़ी के जो घटक दल हैं उनका रुख क्या रहेगा। अभी तक शरद पवार बिल्कुल उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के बयानात आए कि क्या दोबारा से जाना चाहिए, अब ये बैठक तय करेगी कि एनसीपी का अगला रुख क्या होने वाला है। एनसीपी की बैठक लगातार चल रही है और इसी बैठक पर शिवानी मेरी सहयोगी मौजूद हैं। शिवानी, संजय राउत के बयान के बाद कुछ उथल पुथल है क्या? जी बिल्कुल, उथल पुथल साफ तौर पर कही जा सकती है, क्योंकि एनसीपी में जितने भी मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं वाईबी चौहान सेंटर पर, सबने एक ही चीज़ कही है कि मीटिंग जो है वो शरद पवार चेयर कर रहे हैं, डिसीजन जो है वो शरद पवार द्वारा आना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जितने उनके खुद के पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट्स हैं वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मीटिंग खत्म हो। बहुत अहम टिप्पणी मैं कहूँगी राजेश टोपे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा सामने आती है, जिनसे जब मैंने ये सवाल पूछा कि अलायंस का क्या हाल है, तो उन्होंने एक ही लाइन कही कि फिलहाल आज के लिए तो स्थिर है। तो ये बहुत बड़ा सवाल ये इस बात पर खड़ा करता है कि क्या महज आज ही के लिए ये स्थिर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में एक ही बात कही है कि अब तक जो संजय राउत ने कहा है, ज़रूर उन लोगों के बीच में कोई विचार विमर्श हुआ होगा, उस विचारों के आधार पर संजय राउत ने एमवीए के अलायंस से बाहर आने की बात कही होगी। लेकिन फिलहाल अब तक वो हमारे पास नहीं आए हैं ऐसे किसी बातचीत को लेकर, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना गलत होगा। बाकी डिसीजन तो शरद पवार लेंगे। तो 2 बड़े नेताओं द्वारा ये बड़ा बयान आता है कि डिसीजन शरद पवार द्वारा आएगा, लेकिन हाँ, जो संजय राउत ने कहा है उसका असर इस मीटिंग में जरूर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से राजेश टोपे का बयान था आज के लिए स्थिर, वो कल के लिए कितना अस्थिर है या स्थिर है, उस पर सवाल खड़े करता है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, इस बीच में रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थोड़ा सा सुनवा देते हैं। जल्द ही मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार, इंडी की सरकार आएगी और एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई बिल्कुल हाथ नहीं है। ये जिम्मेदारी शिवसेना की थी।
अपने एमएलए को संभालने की जिम्मेदारी शिवसेना की थी, लेकिन उन्होंने अपने एमएलए को एकनाथ शिंदे जी को संभालने में वो मतलब नाकामयाब हो गए हैं, और इसीलिए उसका आरोप बीजेपी पर लगाना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय ले लिया है, और जो बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ रहना चाहिए, उसी दिशा से पहल करने की कोशिश एकनाथ शिंदे जी की है, और ज़रूर बहुत जल्द ही महाविकास आघाड़ी की सरकार जाकर वहाँ महायुति की सरकार जो है ये सरकार वहाँ आ जाएगी। कब तक सरकार का गठन लग रहा हो जाएगा सर? नहीं, सरकार का गठन बहुत जल्द होगा। अभी सभी एकनाथ शिंदे जी के एमएलए तो अभी गुवाहाटी में है, आसाम में है। अभी वो जल्द ही मतलब वहाँ महाराष्ट्र में आएगी, मुंबई में आएगी, और सभी का सिग्नेचर लेकर एक पत्र जो है दोनों पार्टियों का राज्यपाल जी के पास जाएगा, और राज्यपाल जी उस नाम को एग्जामिन करेंगे, और देवेंद्र फडणवीस जी को सरकार बनाने का जो मतलब उनको निमंत्रण है, ये निमंत्रण उनको देंगे, और बहुत ही जल्द सरकार स्थापन हो सकती है। एनसीपी शांत है सर, एनसीपी की क्या भूमिका है? एनसीपी शरद पवार, हाँ, शरद पवार जी शांत है, क्योंकि अभी इतने दिनों के बाद सत्ता उनके हाथ में कई साल सत्ता रही, लेकिन 2014 से 2019 तक उनके पास सत्ता तो नहीं थी। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, सीधा सीधा पहला इंडिकेशन कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा काम कर दिया, देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और यही उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे चाहते थे। गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। गौरव, बीजेपी तो शांत है, पिछली बार की तरह गलती नहीं करना चाहती कि सुबह सुबह जाके शपथ ले ली और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, लेकिन एनडीए से घटक दल रामदास अठावले ने पूरा बता दिया है, पूरा पर्चा खोल के रख दिया है कि सरकार तो अब हमारी बनने वाली है। देखिए, रामदास अठावले जिस अंदाज में अपनी बातों को बयां करते हैं, फिलहाल उसी अंदाज में बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जितनी आसानी से रामदास अठावले जो हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, शायद उतनी आसानी से इस सागर बंगले के अंदर बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस जो है भी फिलहाल सरकार बनते हुए तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक शिंदे कैंप की तरफ से ये क्लेम नहीं किया गया है कि वो समर्थन वापस लेने वाले हैं सरकार से, ताकि ये सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए जाए। और अभी तक इंतजार है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जिस तरह से चुप्पी साधी गई है, कोई मीडिया बाइट नहीं, किसी तरह का कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कुछ भी अभी तक देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। ऐसे में रामदास अठावले ज़रूर इस बात को रख रहे हैं और संख्या बल भी इस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आज पूरा दिन बीत जाने के बाद भी आखिर बीजेपी और शिवसेना का शिंदे कैंप किस बात का इंतजार कर रहा है। हालांकि यहां पर बता देना ये बहुत ज़रूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 आदेश हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे जब भी महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मेशन करना होगा, जिसमें एसआर बोम्मई का जो जजमेंट था 1994 का, और इसके अलावा रामेश्वर प्रसाद का जो बेंच था 2006 का जो फैसला था, जो कि अलग अलग 5 जजेस और 9 जजेस की बेंच का आदेश था, और उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर सीधे सरकार जो है वो खुद विधानसभा भंग करने की बात कहती है तो उस वक्त जो है राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट होना तय है, लेकिन वो फ्लोर टेस्ट कब होगा? जब सरकार अल्पमत में आएगी, इसको लेकर इंतजार है, वो अभी तक नहीं होता हुआ गौरव रुके रहो, लेकिन हाँ जरूर है कि इधर रुके रहो, थोड़ा सा और जानकारी और इस पे बात करेंगे। बीजेपी क्या करेगी और क्या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या खेल बनेंगे, उन सब बातों पे भी बात करेंगे, लेकिन एक सेकेंड ब्रेकिंग न्यूज आप तक को बता देता हूं। शिवसेना ने के जो आरोप लगे थे कि शिंदे गुट के लोगों ने 2 इनके एमएलएस को अगवा कर लिया था, किडनैप करके ले गए थे, उस पर शिंदे कैंप से जो एक एमएलए हैं उन्होंने आके तानाजी सावंत उन्होंने आकर अपने बयान दिया, कहा कि झूठ बोला जा रहा है, किसी को हम किडनैप करके लेके नहीं गए, फोटो भी जारी करी, कहा कि देखिए आराम से एयरप्लेन में हमारे साथ बैठे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, कहाँ इनको उठा के लेके जा रहे थे। ये लोग खुद आए थे और उसके बाद खुद ही भाग के चले गए। तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है, पहले वो सुन लीजिए।
अभी रिपोर्टर हमारे सहयोगी पर जाने से पहले मैं आपको एक और खबर बता देता हूं। इस खबर के बाद कि किस तरीके से जो रोका गया और इन्होंने सावंत साहब ने आके कहा कि हमने कुछ भी नहीं करा। शिव सैनिक जो हैं अपने चिर परिचित अंदाज में, जिस अंदाज में वो जवाब देना जानते हैं, उन्होंने जाकर सावंत जी जो एमएलए हैं तानाजी सावंत, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दिया। अपना गुस्सा जो है वो उनके ऑफिस पर उतार दिया। ये शिंदे कैंप के इस वक्त तानाजी सावंत हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। जो मुंबई में उनका ऑफिस है वहाँ पर शिव सैनिकों ने उसमें तोड़फोड़ कर दी और एक मैसेज भेजने की कोशिश की। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, ये जो एक मैसेज भेजा गया है तोड़फोड़ करके, वो एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। मैं थोड़ा विजुअल्स पहले आपको दिखा देता हूँ। जरा ये विजुअल्स हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उन्होंने आके बयान दिया था कि हमने किसी भी एमएलए को किडनैप नहीं किया है। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी मुंबई की राजनीति को बहुत दिनों से कवर कर रही हैं, अच्छे से जानती हैं। शिव सैनिकों को इसी अंदाज में जवाब देना आता है और यही शायद एक मैसेज वहां भेजा जा रहा है कि आप गुवाहाटी में बैठे रहिए, लेकिन बाद में आके चुनाव आपको यहीं लड़ना है, शिव सैनिकों के समर्थन से ही लड़ना है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये शिवसेना का स्टाइल रहा है पहले से कि आर या पार की लड़ाई ही होती है। बातचीत के जरिए बहुत ही कम अपनाए गए हैं शिवसेना में। अगर पुराने तौर से भी कहा जाए, बाला साहेब ठाकरे के तौर पे भी कहा जाए, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कुछ दिनों पहले लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस दरमियान भी राज ठाकरे ने एक वीडियो क्लिप जो थी बाल ठाकरे की शेयर की थी, जिसके बाद शिवसेना ने नई वीडियो की सीरीज जो थी वो शेयर की थी। उसमें बाल ठाकरे ने यह कहा था कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा, जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा, उसको अगर लड़ना हो तो लड़ ले, वो देख ले शिवसेना की ताकत क्या है। वही टोन कुछ राज ठाकरे का भी था। हालांकि इस टोन से बिल्कुल विपरीत हमेशा उद्धव ठाकरे नजर आए हैं, लेकिन फिलहाल की जो मनोस्थिति इस पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, एक तरफ ठाकरे सपोर्टर्स की, दूसरी तरफ शिंदे सपोर्टर्स की, तो फिलहाल जो लोग हैं अब सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ तरफ हमने देखा था कि शिंदे को लेकर पोस्टरबाजी भी हो रही थी। थाने जो उनका खुद का इलाका है वहां पर उनके लिए पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ आज मुंबई के दादर इलाके की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे एमएलए जो हैं जो कि शिंदे कैडर में गए हैं, यहाँ पर एकनाथ खड़से फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। ये साफ तस्वीरें, मीटिंग्स अंदर फिलहाल चल ही रही है और इसी बीच में एकनाथ खड़से पहुंचे हैं। साफ तौर पर प्रोटेस्ट का जो सिलसिला है, जो रूप है, वो भी शिवसैनिक अपना रहे हैं अपना गुस्सा दर्ज कराते हुए। हालांकि एक बार प्रोटेस्ट कुछ ऐसे भी हुए जिसमें एकनाथ शिंदे को वापस लाने के लिए भी बातचीत हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एमएलएज हैं जिनके पोस्टर्स, जिनके नाम पर कालिख लगाई गई, उन्हें क्रॉस कट किया गया क्योंकि वो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के जो हालात हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में। मैं आपको बता दूं कि यद्यपि सरकार गिरती है तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक रंग जो है, शिवसेना पैटर्न, शिवसेना स्टाइल जो है वो देखने को मिलेगा और इसके चलते भी खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भी पुलिस सिक्योरिटी और उनका ब्यौरा पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन उसमें सबसे जरूरी बात यह होगी कि वो क्या पूरे तरीके से ग्रास रूट पर जो शिव सैनिक है उस पर उद्धव ठाकरे की पकड़ है या नहीं, वो एक सबसे बड़ा इमोशनल और सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। एक और खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय राउत ने जो बयान दिया था कि कांग्रेस और एनसीपी से अगर गठबंधन तोड़ना चाहते हैं तो वापस आके बात करें, उस ऑप्शन पर भी बातचीत हो सकती है। उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी भी है और उसको लेकर एक बैठक भी चल रही है। उस बैठक में जाने से पहले नाना पटोले ने क्या कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस के नेता ने, उसके बाद चलेंगे रंजीता के पास। जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। चलिए फटाफट ले चलता हूं आपको रंजीता के पास। कांग्रेस पार्टी को लगातार कवर करती हैं रंजीता। जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे
कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता था कि कांग्रेस जो है वो इस पूरे खेल में वीक लिंक निकल सकती है। हुआ उल्टा, शिवसेना के ही एमएलए टूट के चले गए। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि जो कहानी जहां से शुरू हुई थी उसमें सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई उभर कर निकली थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। एमएलसी के चुनाव में 7 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और इसी वजह से कमलनाथ को यहां पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो कमलनाथ ने यहां से लेकर गए हैं और कांग्रेस लीडरशिप को देंगे। अभी की जो ताजा अपडेट अंकित वो मैं बताऊं, आप देख सकते हैं नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इनके साथ ही जो है दूसरे मंत्री वो यहाँ मौजूद है और मीडिया से बात कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है संजय राउत के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मीडिया में कुछ भी आकर कहने से और कहीं ना कहीं उन्हें हिदायत भी दी गई थी लीडरशिप की तरफ से कि किसी भी तरह का बयान वो ना दे, लेकिन संजय राउत का बयान नागवार गुजरा है कांग्रेस के नेताओं को और इस बात का जिक्र आज की इस बैठक में भी की है नेताओं ने कि आखिर लगातार कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है और ये रंजीता के पास एक बार वापस चलते हैं इसी ब्रेकिंग न्यूज को लेकर, जहां पर महाराष्ट्र में जो मीटिंग चल रही है। रंजीता, अंकित देखिए, बैठक खत्म हो गई है। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है जिसमें कांग्रेस के हम कह सकते हैं शीर्ष नेता मौजूद थे। नितिन राउत जो मंत्री है वो भी आए थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी बताकर वो बैठक खत्म होने के पहले ही चले गए। अशोक चौहान अभी 10 मिनट पहले निकले और उन्होंने ये कहा कि जो इस बैठक के बारे में जो जानकारी है वो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले देंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहील असं मी जेव्हा म्हणतोय तर पाठिंब्याचा प्रश्न कशाचा आलेला आहे? काँग्रेस महाविकास आघाडीमध्ये आहे, राहणार आणि त्याच्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही। मला एक मुद्दा असा आहे की गव्हर्नर महोदयांचंही याच्यावर लक्ष असेल। समजा महाराष्ट्रामध्ये अल्पमतात सरकार आलेली आहे, आता गव्हर्नर कोणाचं ऐकतं हे काय आम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही। अजूनही भाजप पुढे काय येत नाही, ज्यांनी हा सत्ता संघर्ष गवर्नर किसकी बात मानते हैं ये हमें पता नहीं कि सरकार अल्पसंख्यक में हो चुकी है, अल्प क्रमांक में आ चुकी है। अब गवर्नर किसके पक्ष में फैसला लेते हैं वो देखना होगा। पण राज्यामध्ये ही अस्थिरता ठेवणं जेव्हा पहाटेचं सरकार पडल्यापासून हा जो भाजपचा प्रयत्न आहे, त्यांनी हा मोठा भूकंप गुजरात मधून तो आता गुवाहाटी के पास अभी भी इतने आंकड़े नहीं हुए हैं जिससे कि सरकार को अस्थिर किया जा सके, लेकिन जिस तरीके के राज्य के अंदर माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। गुवाहाटी में भी वो जो पहुंच चुके हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की पूरी भूमिका है। मैं एक बार मराठी बोल के मैं हिंदी बोलता हूँ। मैं भाजपा को आह्वान करता हूँ, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी, और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेंगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। संजय राउत का बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास आघाड़ी के बारे में नहीं है और हम लोग पूरे सचेत है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है। हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं
और महाविकास आघाड़ी के साथ काँग्रेस खड़ी है. म्हणून मी तुम्हाला संख्येचा विषय तुम्ही जो उपस्थित करताय, मी त्या संख्येच्या बद्दल सांगितलेलं आहे की ज्या भाजपनी हा महाराष्ट्रामध्ये महाभारत घडवलेला आहे, ती भाजप अजून चूप का आहे? अजूनही त्यांच्याजवळ संख्या नाही. ज्यांना सत्तेची लालसा. नाना पटोले ने एक जरूरी बात ये कही है कि पूरी कांग्रेस अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ और महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी हुई है. ये उसके बाद जब संजय राउत के एक बयान को देखा जा रहा था कि क्या कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं, बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं. लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की सुर्खियों से जुड़ी हुई खबर. देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं. महाराष्ट्र में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो शांति बनी हुई है, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ विचार विमर्श करने के लिए और आगे की क्या पूरी कार्रवाई होगी इसको फर्म अप करने के लिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं. तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रमुख चेहरे, जिनको माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है, देवेंद्र फडणवीस, वो अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं. गौरव मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. गौरव, पटकथा कहीं पर भी लिखी जाए, पर इसका जो अंत होगा या जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी उसमें दिल्ली की सहमति जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जैसी किरकिरी नहीं चाहते. फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना. जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले गए हैं. गौरव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देवेंद्र पुष्टि की जा रही थी क्योंकि अभी भी लगातार जो सागर बंगलो है वहां पर तमाम जो विधायकों की गाड़ी है और कुछ नेताओं की गाड़ी है वो पहुंच रही थी. अभी चंद सेकंड पहले जो है यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन जानकारी ये दी जा रही है कि बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सिक्योरिटी लिए देवेंद्र फडणवीस अचानक से जो है वो दिल्ली निकल गए हैं. और इस बात की जानकारी यहाँ पर नहीं पता लगी क्योंकि उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो संभवतः उसमें वो नज़र नहीं आए और ना ही कोई सुरक्षा ली थी, ना कोई पायलट गाड़ी थी. इस वजह से अभी जब एक नेता यहाँ से निकले हैं उनके बाद उन्होंने ये जानकारी दी कि यहाँ से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा चुके हैं. तो अब दिल्ली जाने के पीछे क्या वजह है, क्या वो संभवतः राष्ट्रपति के नामांकन के लिए निकल गए हैं या कोई और वजह है. लेकिन इन सब कयासों के बीच में जबकि महाराष्ट्र में सरकार का क्या होगा, स्थिरता और अस्थिरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस बीच देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दिल्ली जा चुके हैं. और ये देखिए देवेंद्र फडणवीस का ये सागर बंगला जो है मालाबार हिल इलाके में. और अगर आप अंदर देखें तो तमाम गाड़ियां यहाँ पर, तमाम विधायकों की गाड़ियां यहाँ पर अंदर मौजूद है. अभी चंद मिनटों पहले यहाँ पर तमाम विधायक पहुंचे हैं. लेकिन सवाल यही है, देखिए कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस अचानक से दिल्ली क्यों निकल गए हैं. फिलहाल ये सवाल अभी बना हुआ है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी कि बीजेपी का क्या रुख होने वाला. और इस सब के बीच में अभी फिलहाल जो विधायक भी पहुंच रहे हैं, संभवतः वो भी अब वापस लौटेंगे. गौरव, वापस आता हूं जी, वापस आ रहा हूं गौरव आपके पास. एक बार जरा अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा, इमरान से, कि वो आपको दिखा दें ये जो फिलहाल जब आपसे बात कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ी है. लगता है कि कोई बड़ा शिवसेना का नेता यहाँ पर शायद आके बातचीत भी होने वाली है. इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मीडिया का जमावड़ा बिल्कुल जो घर है उद्धव ठाकरे का उसके बाहर जिस तरीके से अब बिल्कुल तैयारी है बातचीत की, शायद तो कोशिश यही करी जा रही है एक तरफ से खड़े रहें. और जैसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ खबर आपके पास आती है, कौन नेता आता है, क्या बयान देते हैं, उस पर आएंगे. लेकिन उससे पहले एक खबर पे चलते हैं. कुल मिलाकर जिस तरीके से जो एक चिट्ठी लिखी गई, जो जवाब दिया गया उद्धव ठाकरे का, उसमें कहीं ना कहीं विधायकों की टीस भी थी. और उसमें एक जो प्रमुख हमला किया गया वो किया गया आदित्य ठाकरे पर, उद्धव ठाकरे के बेटे पर. महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री हैं उन पर. उनको लेकर क्या परेशानी है इस पूरे रेबल ग्रुप की, बागी ग्रुप की, इस रिपोर्ट में देखिए. क्या हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे? आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो विधायकों को क्यों रोका? विधायकों को फोन पर अयोध्या जाने से क्यों रोका गया? आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं देते थे?
ये वो सवाल है जो एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे से पूछे। ये एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों की नाराजगी की वजह है और इन सभी सवालों के किरदार एक है, आदित्य ठाकरे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे की नाराजगी की वजह आदित्य ठाकरे है? क्या बागियों की नाराजगी आदित्य ठाकरे से है? क्या उद्धव की कुर्सी पर खतरा आदित्य की वजह से आया? क्या उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना टूटने वाली है? ये बातें उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खत से साफ जाहिर हो रही है। खत में क्या लिखा है उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी जरूरी है। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में अपने बयान में कहा कि वो राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि रामलला के दर्शन करने आए। आदित्य ठाकरे के अयोध्या पहुंचने से एक दिन पहले करीब 2000 शिव सैनिक मंगलवार देर रात अयोध्या पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों की टीस यही है। उद्धव ठाकरे के नाम लिखे अपने इस ओपन लेटर में ये लिखा गया है, क्या हिंदुत्व, अयोध्या और राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे? तो अब जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए तो आपने हमें जाने से क्यों रोका? आपने खुद विधायकों को फोन करके अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। मेरे कई साथी और मैं जो मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए निकले थे, उन्होंने अपना सामान चेक इन कर दिया था। जैसे ही हम विमान में सवार होने वाले थे, आपने विधायकों को अयोध्या न जाने के लिए कहा। चलिए, यहाँ पे जो भी गतिविधि हो रही है उस पर एक फास्ट पेस ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन आपको दिया। अब यहाँ पर कुछ होता है तो वो भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले 6:30 हो गए, वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, और आज इसी से जुड़ी हुई स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके पास आए हैं। ऐसा कौन दो किरदार हैं जिन्होंने शिवसेना के एक सबसे सच्चे सिपाही को बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या मुख्यमंत्री ना बनने की जो टीस थी, क्योंकि एक ज़माने में जब बात चल रही थी तो एकनाथ शिंदे को लगता था कि मुख्यमंत्री वही बन जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री ना बनने की टीस 2.5 साल बाद अब उद्धव ठाकरे से ऐसा बदला लेकर उतार रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी कुर्सी छीनने पे पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि पार्टी भी उनके हाथ से छीनने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। पूरी पटकथा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे की बगावत, उद्धव ठाकरे से बदला। – 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर सबसे पहला हक एकनाथ शिंदे का बनता था। लेकिन मौका मिलते ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद पर अपना नाम आगे बढ़ा दिया और मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए और एकनाथ शिंदे मन महसूस कर रह गए। शिवसेना में सबसे बड़ा विद्रोह, देवेंद्र फडणवीस का प्रतिघात। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर हुआ जनादेश, जहां पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ा गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से 2 गुने वोट सीटें को हासिल किया। हालांकि दोबारा से ताजपोशी देवेंद्र फडणवीस की होनी थी, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री की उपाधि को हासिल करने के लिए अपने कट्टर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया। महाविकास आघाड़ी सरकार जो होती है वो फॉर्म होती है। इसी वजह से अजित पवार को भी जो डिप्टी सीएम बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जोड़ी को भी तोड़ा गया और आखिर में वोटों की गिनती उस आंकड़े के चलते देवेंद्र फडणवीस को बड़े ही भारी मन से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का सपना तोड़ना पड़ा। फिलहाल फडणवीस खामोश है, पर्दे के पीछे से शिवसेना में विद्रोह का खेल देख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली में लिखी गई ये स्क्रिप्ट को वाया गुवाहाटी महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर उतारने में जुटे हैं। डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती, तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा, तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं, जनादेश से बनती हैं। जबकि शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़े बागी
एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बागियों के साथ उद्धव ठाकरे को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे 2.5 बरस के सत्ता सुख के बाद मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले को छोड़ अपने खानदानी रिहाइश मातोश्री पहुंच चुके हैं और उनके सबसे करीबी संजय राउत किसी कीमत पर शिवसेना को ठाकरे परिवार के पाले में रखने के लिए शिंदे की लकीर पर ही चलने की दुहाई दे रहे हैं। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। इससे पहले उद्धव कैसे अपने पिता और महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट का रुतबा रखने वाले बाला साहब ठाकरे के अंदाज से बिल्कुल उलट पार्टी बचाने की गुजारिश करते नजर आए, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने उद्धव से कैसे बदला लिया, उसकी कहानी सुनिए। सूत्रों के मुताबिक 2015 के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और मंत्री से हटकर बेहद करीबी दोस्त बन गए। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 2019 में शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने की सूरत में शिंदे को ठाणे से बीजेपी के टिकट पर उतारने की तैयारी थी। कहा तो यहां तक जाता है कि एकनाथ शिंदे का नाम बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो चुका था, लेकिन 2014 के उलट 2019 में बीजेपी शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में शिंदे शिवसेना उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़े। इस बार एकनाथ शिंदे का विजन एकदम क्लियर है। 2/3 शिवसेना पर कब्जा के साथ ही बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल होने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही साथ अपने सहयोगियों के लिए 1 दर्जन जगह मिल सकती है। बीजेपी ठाणे की कमान शिंदे को सौंप सकती है, जो कि शिंदे के दिल के बेहद करीब है। ठाकरे परिवार से शिंदे की नाराजगी की बड़ी वजहों में एक ठाणे में उन्हें कमजोर करने की कोशिश को भी माना जा रहा है। एकनाथ ठाणे में फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन उद्धव और आदित्य ठाकरे उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बगावत के बाद बीजेपी के साथ शिंदे का ये ख्वाब पूरा होने में कोई अड़चन नहीं आने की उम्मीद है। पिछली सरकार में तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में थे। शिंदे के करीबियों के मुताबिक 2014 के नतीजे के बाद शिवसेना ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। फिर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने पर उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया। शिंदे के करीबियों का दावा है कि वो इससे भी बेहतर महकमे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के हकदार थे। अगर शिवसेना उस वक्त बीजेपी से ढंग से सौदेबाजी करती तो शिंदे को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता था। लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सियासी रूप से ताकतवर होने पर शिंदे उनके लिए चुनौती बन सकते थे। 2019 में ठाकरे ने जब बीजेपी से रिश्ता तोड़ा तो तमाम शिवसेना विधायकों को एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी। भावी मुख्यमंत्री शिंदे जैसे संदेश लिखे पोस्टर भी ठाणे में लगाए गए, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे के स्टैंड से ठीक उलट खुद सीएम की कुर्सी संभाल ली। कहा यह भी जाता है कि साल 2014 और 2019 की पारी के दरमियान ही बीजेपी ने यह भाप लिया था कि एकनाथ शिंदे के राजनीतिक अरमान काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा हटके हैं और वो शिवसेना के अंदर खुद को दरकिनार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट था, जो 12,000 करोड़ का था, वो भी एकनाथ शिंदे को दिया। उसकी पूरी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के हाथों में सौंपी गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को पूरी सरकार के आखिरी के 6 महीनों में डिप्टी सीएम भी बनाना चाहते थे। अब एकनाथ शिंदे अपनी ख्वाहिश के बेहद करीब हैं। उनके खेमे में विधायकों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पूरे सियासी खेल पर बीजेपी की पैनी नजर है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर हलचल तेज है। फडणवीस के घर क्या चल रहा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है वहां अगली सरकार को लेकर फुल प्रूफ प्लान पर मंथन चल रहा होगा, क्योंकि 2019 में जिस तरह से फडणवीस के हाथ से सत्ता फिसली थी, बाजी पलटी थी, उससे सीख लेकर बीजेपी और फडणवीस अब की बार बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विथ केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल सिचुएशंस।
कैमरे पर बीजेपी के नेता भले ही साफ साफ बोलने से परहेज कर रहे, लेकिन अगर आप बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एक्शन को याद करेंगे तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। राज्यसभा में वोट की कमी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होती है। साथ ही साथ विधान परिषद के इलेक्शन के दौरान भी 5वें कैंडिडेट के लिए वोट्स न होने के बावजूद भी बीजेपी मैदान मार लेती है। साफ दर्शाता है कि ये शिवसेना के अंदर नाराज विधायकों का फलसफा था और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग का नतीजा था कि बीजेपी अग्रसित रही। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवसैनिक विधायक इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो हिंदुत्व पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ शिवसेना पार्टी के सुप्रीमो की एनसीपी और कांग्रेस के साथ बढ़ती हुई दोस्ती से अपनी नाराजगी को उन्होंने कुछ इस तरह से दर्ज कराया। उद्धव से गुस्से का आलम यह है कि शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने उनके नाम एक खुला खत लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए क्या कहा गया आपको वो भी दिखाते हैं। शिंदे गुट के विधायक ने लिखा है, हमारे लिए मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला के दरवाजे बंद थे। बंगले के गेट पर घंटों खड़े रहना पड़ता था। फोन करने पर रिसीव नहीं किया जाता था। पार्टी का विधायक होने के बावजूद हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती थी। इस तरह से विधायक का अपमान किया जाता था। आपके आसपास के लोगों ने हमारी पीड़ा सुनी नहीं। हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से भी रोक दिया गया। प्लेन में बैठने के बाद एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया, यानी हमें रामलला के दर्शन से भी रोक दिया गया। इससे पहले शिवसेना सांसद भावना गवली ने भी उद्धव को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बीजेपी से दोस्ती की अपील की थी। शिवसेना में जो विद्रोह का मंजर आज दिख रहा है, कोई 1 या 2 दिन में वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त ही इस विद्रोह की बीज पड़ गई थी। और 1 साल बाद शिवसेना के विधायक जो कि नाराज होना शुरू हो गए थे, वो मैदान पर उतर गए। लेकिन तब कोरोना और मुख्यमंत्री की खराब सेहत ने सरकार को बचा लिया। लेकिन 2.5 साल के बाद विधायकों का सब्र का बांध टूट गया। यानी पहले उद्धव नॉट रीचेबल थे और अब बागी उनके हाथ से निकल गए हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव बागियों को मनाने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख पद छोड़ने की बात तक कह दी है। समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। महाराष्ट्र और शिवसेना के सियासत के जानकार बताते हैं कि उद्धव का ये अंदाज उनके पिता बाला साहब से बिल्कुल जुदा है। उद्धव की बातों में वो हनक, वो दबंगई झलकती ही नहीं जो बाल ठाकरे के संबोधन में हुआ करती थी। हा एक संताप आहे। काय सहन करतात त्याविषयी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। तभी तो कहा जा रहा है कि ये वो शिवसेना नहीं जिसे बाल ठाकरे ने बनाई। जिस हिंदुत्व की विचारधारा पर बाला साहब ने रत्ती भर भी समझौता नहीं किया, उसी को ताक पर रखकर सत्ता के लिए उद्धव ने कांग्रेस एनसीपी संग सरकार बना ली। और यही उद्धव और ठाकरे परिवार के लिए बहुत महंगा साबित हो गया। जो बाला साहब के सामने एक बाला साहब के एक हुंकार पे या ठाकरे साहब को बाला साहब को कुछ अपशब्द कहने पे पूरा महाराष्ट्र जलता था, वो पकड़ अब उद्धव की नहीं रही है। ये जनरेशन का गैप भी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि बाला साहब के पास जीवंत संबंध थे। बाला साहब के पास एक लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कला थी और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। उद्धव ठाकरे के साथ ये नहीं है। उद्धव ठाकरे कारपोरेट सेक्टर जैसी पार्टी चला रहे हैं। इस वजह से उनका जीवंत संपर्क समाप्त हो गया है। वो अपने बेटे के प्रमोशन में इतने ही हो गए हैं और बेटे की साथ जो बाकी जो इमैच्योर टीम है, उस इमैच्योर टीम ने कार्यकर्ताओं को मातृश्री बंगले से बहुत दूर किया। ये तमाम बड़े चैलेंजेस उद्धव के सामने हैं। एक बात ज़रूर है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में ज़मीन आसमान का फर्क है। कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सधी चाल और एकनाथ शिंदे के मझे पैतरे ने ठाकरे सरकार की जड़ें खोद दी। फडणवीस और शिंदे ने ऐसा प्रतिघात किया कि ठाकरे न सरकार के रहे न ही शिवसेना के। मुंबई से गौरव श्रीवास्तव और गुवाहाटी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नवभारत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची पवारसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये प्रांताध्यक्षांनी सर्व विधान परिषदेचे विधानसभेचे आमदार, आघाडी सरकारमधले राष्ट्रवादीचे सगळे मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमच्या सगळ्या सेलचे अध्यक्ष आणि खासदार, राज्यसभा लोकसभा, काही जण VCवर होते आणि काही जण समक्ष इथं उपस्थित होते। फक्त 2 आमदार येऊ शकले नाही। त्यांच्या मतदारसंघामध्ये सहकाराच्या निवडणुका आशुतोष काळे आणि दिलीप मोहिते तो एक सहकाराच्या दौऱ्यावर गेलेले आहेत बँकेच्या। बाकीचे सगळे आमदार उपस्थित होते, खासदार उपस्थित होते आणि पदाधिकारी पण सगळे उपस्थित होते। आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये जो काही राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, पार्टी जो है वो लगातार सपोर्ट करेंगे एनडीए को। अध्यक्ष पण अधिकारवाणीनं सांगतील, पण महाविकास आघाडीचं सरकारमधले प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांना पूर्णपणे पाठिंबा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत हे सरकार कसं त्या ठिकाणी प्रयत्न करत राहणारे, प्रयत्न करणारे, तशा पद्धतीनं आम्ही काम करतोय। मी तशा प्रकारे दुपारी पण मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, ते मातोश्रीवर होते। आता आदित्य ठाकरेंचा पण दुसऱ्या कामाच्या करता फोन आलेला होता, त्यांना पण मी सांगितलं। माझी मीडियाला, इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाला विनंती आहे की ह्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलीही भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची त्या ठिकाणी नाही आहे। शिवसेनेमध्ये काही प्रश्न आमदारांच्या मध्ये निर्माण झालेले आहेत, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं शिवसेनेचे प्रवक्ते किंवा शिवसेनेचे नेते हे त्याच्या संदर्भामध्ये सांगतील। आपण ते टीव्हीच्या वेगवेगळ्या चॅनलच्या माध्यमातून दाखवताच आहात। काही आमदार परत आलेले आहेत, त्याच्यामध्ये नितीन देशमुख असतील, किशोर पाटील असतील, त्यांनी वेगळी भूमिका तिथं म्हणजे काय झालं ती मांडलेली आहे। परंतु तिकडं आमदार आहेत ते पण आपल्याला चॅनलच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत। त्यांना आव्हान करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी पण काल भाषणामध्ये महाराष्ट्राला उद्देशून त्यांनी भाषण केलं, त्यावेळेस त्यांनी पण आव्हान केलेलं आहे आणि आज पण त्यांच्या पक्षाच्या प्रमुखांनी आव्हान केलेलं आहे। आम्ही या परिस्थितीवर पूर्ण लक्ष ठेवून आहोत, पण आमची भूमिका, पक्षाची भूमिका ही आघाडी सरकार टिकवण्याच्या संदर्भातली आहे। तिथं आमचा सर्व आमदार आमच्या बरोबर आहेत, सर्व विधिमंडळाचे सदस्य बरोबर आहेत। एक आहे, काही आमच्यातले मित्र पक्ष थोडंसं वेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट करतायत की बाबा अजित पवारांनी त्या निधीचं असं केलं तसं केलं।